हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में अभी सीखा कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड है ना, उसका फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, या फिर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। अभी हमने ये चीज सीखी। साथ हमने ये देखा कि अगर कोई एसेट, जब हम कोई चीज डेप्रिसिएशन लेते हैं किसी भी साल की, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, किसी भी साल की डेप्रिसिएशन लें, तो डेप्रिसिएशन का बेसिक मकसद ये है कि आपके पास जो एसेट्स मौजूद हैं उनकी डेप्रिसिएशन लो जितनी देर के लिए आपके पास है। अगर एक एसेट आपने इस साल में एंड पे खरीदा, आखिरी 2 महीनों में, तो उस साल उसके ऊपर 2 महीनों की डेप्रिसिएशन है। अगर आपके पास एसेट कोई पुराना पड़ा हुआ है, उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, क्योंकि वो साल के शुरू में अवेलेबल है। कोई नया खरीदा है तो जितने मंथ इस साल आपके पास था उतने मंथ की डेप्रिसिएशन, और अगर कोई पुराना पड़ा हुआ है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो इसका तरीका क्या होता है कि भाई साहब सबसे पहले ढूंढ लो ब्रॉडर कितने पड़े हैं, और फिर ढूंढो उस साल खरीदे कितने हैं। और एक और चीज भी देखनी है, डिस्पोजल। डिस्पोजल अभी हमने नहीं सीखा। अगर आज हमें टाइम बचता है तो डिस्पोजल क्या ही पे काम करेंगे, नहीं तो हम अभी सिंपल ब्रॉड और एडिशन पे काम करने लगे आज का दिन। ठीक है ना, कल का दिन हमारा सारा डिस्पोजल के ऊपर होगा। और ये 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर IAS16 के सवाल के अंदर कुछ और होना हो, डेप्रिसिएशन जरूर फाइंड करनी होगी। तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने में मसला नहीं आना चाहिए। जिसको 2 स्टेप, मतलब एक डेप्रिसिएशन और एक डिस्पोजल की वर्किंग सही समझ लग जाए, IAS16 उसका कवर हो जाता है। तो एक सवाल हम लिखते हैं, हमारे पास ब्रॉडन है जनाब, कॉस्ट का 1/1/2022 रुपीज 600,000। ब्रॉडन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 1/1/2022 को रुपीज 240,000। हमने इस साल न्यू एसेट परचेज किया एट 1/4/22 को रुपीज 100,000 का। फिर आपने एक न्यू एसेट परचेज किया एट 1/10/22 को रुपीज 140,000 का। फिर आपने एक एसेट खरीदा 1/4/23 को रुपीज 200,000 का। 1/7/23 को रुपीज 250,000। Year end of the company is 31st December each year. Rate of depreciation 10% straight line method, और रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, फाइंड depreciation for 2022 and 2023. दूसरा स्टेप, पास जनरल एंट्रीज।
और तीसरा आज हमने काम करना है लेजर भी फाइंड करने हैं, लेजर्स एंड बुक वैल्यू। हाँ जी, करो जरा इसको नोट। सवाल को अपने सामने रखना है, क्योंकि हमने जब डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, अभी हमारा वैसे तो पुराना ही काम है अभी तक स्टिल, लेकिन अब इसको हमने थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से देखते जा रहे हैं, क्योंकि पीआरसी के अंदर इसमें इतनी ज्यादा कॉस्ट फाइंड करने की हद तक टेक्निकल चीजें थी, आगे नहीं है। लेकिन यहाँ पर है, चलिए अगर नोट हो गया तो फिर स्टार्ट करने लगे। जल्दी करो बस। डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हर साल की अलग, कभी भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2 सालों की, 1.5 सालों की, 2.5 सालों की फाइंड होती है, हमेशा फॉर द ईयर। उस साल देखिए जो एसेट पड़े हुए हैं उसको डेप्रिसिएट कर दो। डेप्रिसिएशन का अगर मैं दूसरा मतलब बताऊं तो बोलते हैं यूज ऑफ द एसेट, एसेट का इस्तेमाल करना। अगर ये डेफिनेशन आपको बताई जाए ना तो कभी कभी वो कहता है 2 महीने ऐसे बेकार पड़ रहा है, तो लोग क्या कहते हैं 2 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं लेते। ऐसा नहीं होता, डेप्रिसिएशन हमेशा लेते हैं। एक दफा डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देना ये नहीं रोकते। हाँ, डेप्रिसिएशन जीरो आ सकती है अंडर प्रोडक्शन मेथड, अंडर यूजेज मेथड, अदरवाइज डेप्रिसिएशन उसमें भी लेते हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्शन जीरो हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, करेगा सवाल इसको। चले जी, अब आपने पहले आज के दिन हमने डेप्रिसिएशन लेने का तरीका सीखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2022। ये साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, उसके ब्रॉड डाउन से स्टार्ट लेना है 1/1/22 और अपने आप से पूछना है या सवाल से पूछना है और प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट से पूछना है कि भाई साहब क्या आपके कुछ एसेट्स हैं जो पड़े हुए हैं, वो इस साल में के ना हो बल्कि उससे पहले के खरीदे हो। तो कितने एसेट्स पहले से पड़े हुए हैं? 6 लाख। इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे और इसके ऊपर कोई टाइम फैक्टर नहीं लगता, मतलब इस पे पूरा साल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 12/12, यानी 12 महीनों की डेप्रिसिएशन लेनी है। फिर आपने अगला सवाल एडिशन या डिस्पोजल, खरीदो फरोख्त। नोट करने के साथ साथ आपके कान भी बड़े एक्टिव होने चाहिए। एडिशन, एडिशन का मतलब पहले सुन ले, 2022 का एडिशन बस, हालांकि आपने 4 एडिशन किए हैं, हमने सिर्फ 2022 का साल पूरा करना है। तो क्या 2022 के एडिशन है, और अगर है तो कितने? पहले की डेट 1/4/22, दूसरे की डेट 1/10/20, जितने एडिशन हैं उनको ले हैं। पहले का 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, दूसरे की अमाउंट 140,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, कितनी अमाउंट? 3500। खत्म होगी कहानी। क्या किया मैंने? पहले देखा ब्रॉड कितने पड़े हुए हैं, फिर मैंने देखा कि एडिशन कितना किया है, तो हमारा आंसर टोटल कर लो। ये आपके पास उस साल की डेप्रिसिएशन आ गई 2022 की, कर लो प्लस इसको 71,000। ये आपकी 2022 के साल की डेप्रिसिएशन है।
अब ये नहीं कि डेप्रिसिएशन नीचे एंट्रीज पास कर देंगे, ऐसा नहीं करना, ये तो वर्किंग है हमारी एक तरह से। हमने जो भी काम करना है उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत करना है। एंट्रीज हैं तो एंट्रीज का फॉर्मेट, लेजर है तो लेजर का फॉर्मेट। पहला उसने पूछा है भाई मुझे 2 साल में डेप्रिसिएशन फाइंड कर दे। अब हम जाने लगे 2023 में डेप्रिसिएशन फॉर 2023। फिर वही पहला सवाल, ब्रॉड ऑन कितना है, और ब्रॉड ऑन की डेट कौन सी होती है, हमेशा साल का स्टार्ट। कैसा हो सकता है ब्रॉड ऑन होना? बिल्कुल हो सकता है, अगर जिस साल से शुरू किया जाए उस साल के ब्रॉड ऑन नहीं होते। अब आपके पास 6 लाख तो 22 से भी पहले के एसेट पड़े हुए, 1 लाख और 1,40,000 के एसेट आपने पिछले साल ही खरीद लिए थे। मतलब 23 के अंदर जब आपका साल शुरू हुआ आपके पास 6 लाख के नहीं बल्कि 8,40,000 के एसेट थे, 8,40,000 के एसेट थे। इन सबको प्लस कर लेंगे, 840,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 84,000। ब्रॉड की समझ में आ गई, ये हमेशा आपका सही होना चाहिए। अब 2023 के एडिशन, 2000 भाई बताएंगे हम लोगों को, भाई जो जो आपने 2023 में खरीदे हैं ऐसे वो भी बताओ और उसकी डेट भी बताओ। एडिशन डेट बताओ ना एडिशन की। एक 1423 और दूसरा 1723। 1423 का 2 लाख, 2 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय, दूसरा 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12। ये आ गया ना 15,000 और ये आ गया 12,500। लो जी 1,11,500। ये आपके पास डेप्रिसिएशन 2 सालों की है, कोई परेशानी। हर साल डेप्रिसिएशन ऐसे फाइंड करते हैं, बस एक चीज अब और रहती है डिस्पोजल वाली, बस फिर डेप्रिसिएशन के अंदर चीजें खत्म। आगे फिर और अगर आप लोग गौर फरमाओ ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा हुआ PRT, ये रेट को और टाइम को और जो कॉस्ट है ये वही फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं अगला, उसने कहा कि मुझे ना जर्नल एंट्री पास करके दो। जर्नल एंट्री हमेशा ट्रांजैक्शन की होती है, ब्रॉड और कैरिड ऑन की नहीं होती। जर्नल एंट्री कभी ब्रॉड और कैरिड ऑन की नहीं होती, हमेशा ट्रांजैक्शन अक्कर जो ड्यूरिंग द ईयर आपने किया काम उसको रिकॉर्ड करो, उसे कहते हैं जर्नल एंट्री। जो इस साल काम हुआ, जो काम इस साल हुए उसको रिकॉर्ड करने को जर्नल एंट्री कहते हैं। बताओ ये जो 6 लाख के एसेट पड़े हुए ये इस साल के हैं क्या? ये तो इस साल ट्रांजैक्शन है ही नहीं, इसकी कोई एंट्री पास नहीं। ये जो 2022 में और 2010 और 14 को ये इस साल की ट्रांजैक्शन। तो आप जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो पेपर में उसने अगर कह दिया जर्नल एंट्रीज तो आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है। पेपर में लिख देना है किसी कंपनी, पेपर में जो कंपनी का नाम लिखा होगा वो, फिर आपने हेडिंग देनी है। ये उसकी रिक्वायरमेंट होता है और मजे की बात है इसके नंबर भी होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं पेपर। आपने यहां पर लिखनी है डेट, यहां पर आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, फिर डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। ये फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। कि जब दुनिया में आपने रिक्वायर्ड होना जर्नल एंट्री, वैसे आप खुद पास करो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो आपने इसी फॉर्मेट में जवाब देना। 2022 का पहला साल देख लें। 2022 में हमने हमारी एक ट्रांजैक्शन हुई 1422 को, उस दिन हमने एसेट खरीदा था।
तो पीपीई डेबिट। एसेट का नाम बताया हो तो एसेट का नाम लिख देना, वरना पीपीई लिख देना। पीपीई टू बैंक 1 लाख। फिर अगला 1/10/22 को पीपीई टू बैंक, कोई ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट कितने का खरीदा? 140,000। जब सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके अगले साल जाने लगो तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करके जाओ। सारी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हो जाए तो हमारा अगला साल शुरू हो जाता है ना, तो लेकिन अगले साल जाने से पहले पिछले साल की आखिरी एंट्री डेप्रिसिएशन की, आखिरी एंट्री डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 दिसंबर 22 साल के एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit। पहले साल की 2022 की कितनी फाइंड की? 771। लो जनाब, आपका 2022 का साल पूरा हो गया। 2022 का साल पूरा हो गया। अब हम जाने लगे हैं 2023 में। 2023 में ब्रॉडों की तो कोई एंट्री नहीं होगी, ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। तो पहले कोई एसेट खरीदा है किस डेट को? 1/4/20 पीपीई डेबिट बैंक क्रेडिट 2 लाख। फिर 1/7/23 को पीपीई डेबिट बैंक क्रेडिट कितनी अमाउंट? 250,000। उसके बाद जब सारी ट्रांजैक्शन हो जाए, आखिरी एंट्री डेप्रिसिएशन की, वो 2023 के साल की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit। लॉज 31 दिसंबर 23। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation कितनी आई थी? 1,11,500। लो जनाब, ये जनरल एंट्री पास हो गई हमारी सारी। मेरे ख्याल में इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं। अच्छा, वैसे तो सारे पीआरसी के बंदे बैठे हैं, मैं तकरीबन काफी लोगों को जानता भी हूँ। यहाँ पर आए जरा, अगर मुझे कोई कहे कि इसकी ना क्लोजिंग एंट्री पास करें, तो बताओ इस पूरे सवाल के अंदर जो ये आपके सामने आए, इसमें किस किस की क्लोजिंग एंट्री पास होगी? और दूसरी बात, क्लोजिंग एंट्री को ट्रांसफर एंट्री भी कहते हैं। हाँ जी, इधर ये एलिमेंट सारे पास है, पीपी, बैंक, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चार चीजें डिस्कस हो रही है ना, चार एलिमेंट है। इन चार एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट की क्लोजिंग एंट्री पास होगी? सिर्फ डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री या इनकम की पास होती है या एक्सपेंस की पास, और ये ट्रांसफर हो जाती है एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और मतलब सिर्फ अगर आपसे सवाल जिंदगी के अंदर किसी भी जगह पे वो कहे ना क्लोजिंग एंट्री पास करो, तो अपनी सारी एंट्रीज में देखो इनकम और एक्सपेंस की एंट्रीज कौन सी है। तो अगर आप देखें पूरे 2 सालों के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बाकी कोई भी क्लोजिंग नहीं है। तो क्लोजिंग एंट्री होती क्या है? एसपीएल डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पहले 71,000 से, यानी उसको रिवर्स कर देते हैं, एसपीएल को ट्रांसफर कर देते हैं। एसपीएल टू डेप्रिसिएशन 1,11,500 से। ये कब होना है? जब वो जिंदगी में खुद पूछे क्लोजिंग एंट्री पास करो,
वो इंट्रो में लाजमी पूछता होता है, पहले भी पूछता था, अब भी पूछ लेता है, लेकिन FR1 में अभी तक नहीं है। लेकिन तो पता कोई नहीं होता किस्मत का, इसलिए पता तो वैसे भी किस्मत हो ना हो, पता तो होना चाहिए। सारा कुछ किस्मत के भरोसे पे भी नहीं रखना चाहिए। ओके की बात। जनरल एंट्रीज मेरे ख्याल में ठीक है। लेजर पे चलें। लेजर भी इसका बहुत आसान, लेजर तो वैसे जनरल एंट्रीज पास हो गए तो लेजर तो बन गया। इसमें लेजर्स भी एक टेक्निकल बात है। अगर वो लेजर के है ना IAS 16 के क्वेश्चन में सारे लेजर नहीं बनाते, सारे लेजर नहीं बनाते। अगर वो कहना ऑल लेजर्स तो फिर सारे लगेंगे। ऑल लेजर में क्या आएगा? इसमें PP का एक लेजर, बैंक का एक लेजर, डेप्रिसिएशन का एक और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर वो कहना रेलेवेंट लेजर टू PPE तो फिर सिर्फ 3 लेजर या 4 लेजर, 3 या 4। वो है कौन कौन से? सबसे पहला तो PPE का, ये तो वो पूछता है। PPE के लेजर को अभी कॉस्ट अकाउंट भी कह सकते हैं। PPE के लेजर को कॉस्ट अकाउंट का नाम लिख दो तो भी चल जाता है। और लेजर अगर उसने सॉल्यूशन के अंदर पूछे तो फिर आपको पता है ये सारी बातें जरूरी हो जाती हैं लिखना। किसका लेजर बना रहे हो? PPE का। मतलब PPE बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। PPE डेबिट होगा तो डेबिट साइड पर, और क्रेडिट होगा तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है ब्रॉड डाउन। एसेट है तो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर, लायबिलिटी है तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर। एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आता है, और भी किसी चीज का डेबिट साइड पर आता है। कॉफी खुदा करो, एक्सपेंस का कोई हो तो क्लोज हो के एसपीएल में चले जाते हैं, उसका कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होता। हाँ, वो आप एक कर सकते हो, वो ट्रायल बैलेंस की हद तक कर सकते हो, फिर ट्रायल बैलेंस से एसपीएल में ट्रांसफर कर दो। लेकिन उसका कैरी डाउन अगर लिख दो ना तो मैं तो कहता हूं लिखना नहीं चाहिए, उसकी जगह एसपीएल लिखना चाहिए। तो जिससे फिर कैरी डाउन नहीं होगा। कैरी डाउन से बोलते हैं ना कैरी करो अगले साल, लेकिन ये कैरी करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं एसपीएल के अंदर, तो सिर्फ एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट होता है, एक्सपेंस होता ही नहीं है। एक्सपेंस का तो लेजर होता है, लेकिन वो कैरी डाउन ब्रॉड नहीं होता प्रैक्टिकली। वैसे हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसमें कैरी डाउन लिखते ही जाते हैं। लेकिन ओरिजिनली जो हम बैलेंस शीट में कैरी करते हैं ना, तो बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ 3 चीजें जाती हैं, एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज और एक इक्विटी, बस 3 चीज। बाकी कोई चीज ट्रायल बैलेंस यानी एसओएफ के अंदर नहीं कैरी करने मतलब अगले साल जाना, तो अगले साल इनकम नहीं जाती, ना एक्सपेंस जाते हैं, वो उसी साल खत्म हो जाते हैं। चलो ब्रॉड डाउन कितना है? 6 लाख। अब एसेट खरीदो तो डेबिट, बेचो तो क्रेडिट। लेकिन लेजर भी हर साल का अलग अलग, लेजर भी हर साल का अलग अलग। तो पहले सिर्फ 2022 में देखो जितने एसेट खरीदे डेबिट, बेचे क्रेडिट। किसी वजह से एसेट आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पर। किसी भी वजह से हमारे एसेट में इजाफा हुआ है तो डेबिट, कम तो क्रेडिट। लेकिन ये नहीं कि एक ही लेजर के अंदर आप 4 साल की चीजें घुसेड़ दे, सिर्फ एक साल, हर साल अलग अलग। तो बताओ 2022 में कोई खरीदो फरोख्त हुई है? किस डेट को? 1/4/22 को बैंक 1 लाख पूरा। फिर 2022 में कोई हुई खरीदो फरोख्त किस डेट को? 17/9 110 बैंक 1,40,000। और 2022 में कुछ नहीं हुआ, और 2022 में तो जमीन इसका टोटल को जरा कैलकुलेट निकालो सारे अपना, कितना आ गया? 8 लाख। और लेजर बनाना आता है, कैसे बनाते होते हैं? बड़ी साइड का टोटल पहले, फिर दोनों साइड का टोटल बराबर, यानी दोनों साइड पे टोटल बड़ी साइड वाला लिखते हैं 840,000।
और फिर कैरिड ऑन अपोजिट साइड पे आ जाता है, जिस साइड पर शॉर्ट साइड हो और दूसरी साइड पर कुछ भी नहीं है, तो कैरिड ऑन कितना आ जाएगा? 8,40,000। यहां तक कोई मसला ओके है? आगे चलें। हाँ जी, अक्सर स्टूडेंट ना पेपर में जब वो कहते हैं ना 2 साल के लेजर बनाओ, तो यहाँ पर बनाकर फिर दोबारा हेडिंग देते हैं, दोबारा सारा कुछ लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपके 2 साल के लेजर पूछे बस यहाँ से ही आगे क्या करना है, जो पिछले साल का कैरिड ऑन है अगले साल का ब्रॉड ऑन और डायगोनली मूव करता है। सेपरेट करते हैं तो फिर पेपर में हमारा पेपर नहीं पूरा होगा, सारे सवाल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वो दोबारा फॉर्मेट लिखना, डेट, डिस्क्रिप्शन भी, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात। हाँ जी, उसके बाद फिर कोई अगर एसेट खरीदोगे तो डेबिट, बेचोगे तो क्रेडिट। कितने खरीदे एसेट? एक खरीदा 1,423 को बैंक 2 लाख, फिर एक खरीदा 1,723 को बैंक डेबिट कितना 2, क्लोज कर दें। इसमें भी बड़ी साइड का टोटल पहले 12 लाख, दोनों साइड पर सेम टोटल 31 दिसंबर 22 कैरिड ऑन भी 1290 हाँ जी फिर भाई ये बात पहले ओके करें, वैसे पूछना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम चलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर पे। दूसरा लेजर कौन सा बनता होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इधर ही बना देते हैं, फिर के आगे ले जाते हैं क्योंकि इसका साथ लिंक नहीं है कोई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। इस लेजर का एक और नाम भी होता है, याद है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या वैसे तो और भी नाम है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारी इसके नाम है। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं होता, बल्कि हर साल की डेप्रिसिएशन इसमें आकर ऐड होती जाती है। तकरीबन मेरे ख्याल में अकाउंटिंग का तो पेपर काफी हद तक सबने पढ़ा हुआ है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है? काउंटर एसेट। इस काउंटर एसेट का लफ्जी मतलब है एसेट का उलट। इसका मतलब है अगर एसेट बाय डिफॉल्ट डेबिट होते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होंगे, और बाद में विल डेट, डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर या डिटेल जी क्या करना है हमने यहाँ पे? सबसे पहले देखना है हमारा ब्रॉड ऑन कितना है। 1122 को कितना है ब्रॉड ऑन? ये सवाल के अंदर गिवन होगा या गिवन नहीं होगा तो फाइंड कर लेंगे, और अगर फाइंड भी नहीं कर सकते तो ये होगा ही नहीं। फिर हमने देखना है अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो डेबिट, और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट। तो देखो जरा अपनी जनरल एनालिसिस के अंदर आपकी अक्यूमुलेटेड डेबिट हो रही है क्रेडिट किस नाम से? डेप्रिसिएशन। पूरी एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अक्यूमुलेटेड को क्रेडिट करो विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन कितनी है पहले साल की? 70। लेजर का रूल वही है, बड़ी साइड का टोटल पहले कितना आ गया? दोनों साइड पर सेम टोटल। क्योंकि बात
अब आगे जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का, तो 123 ब्रॉट डाउन 311,100। फिर वही बात, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन में ना 3 चीजें आती हैं मैक्सिमम, या कह सकते हो चौथी भी चीज कभी कभी आ जाए। एक जो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हुई, दूसरा अगर जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन खत्म करनी होती है, और एक आगे रिवैल्यूएशन के अंदर कॉन्सेप्ट पड़ेंगे। 3 मेन ये है, और चौथा है रेक्टिफिकेशन। कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती है इसके अंदर, तो गलती को ठीक करना। बस इन 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं आता। तो अभी उन 4 चीजों का जिक्र नहीं करते क्योंकि अभी आपको सब चीजों का पता नहीं है। दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है? 1,11,000 क्लोज कर देते हैं। 4 to 6 500। फोर डबल टू 5 422 5। हाँ जी जनाब, 31 दिसंबर 23 कैरी डाउन कितना आ गया? भी बन गया। अब क्या रह गया? बुक वैल्यू। अब पहले तो बुक वैल्यू फाइंड करते थे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन। अब सिंपल जिस डेट की बुक वैल्यू चाहिए लेजर से वो बैलेंस उठा ले। फार्मूला क्या है बुक वैल्यू का? बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हो? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले आपको बुक वैल्यू चाहिए जनाब दिसंबर 2022 की। तो अब ऐसा करो, ये दिसंबर 2022 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन है, ये दिसंबर 2023 का कैरी डाउन है। किसका? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आपके पास कॉस्ट पड़ गया। दिसंबर 2022 8,40,000, दिसंबर 2023 12,90,000। ये कॉस्ट है। कॉस्ट का कैरी डाउन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन का कैरी। तो यहां पर बुक वैल्यू फाइंड करते हैं, नीचे जाते नहीं है। बुक वैल्यू किसके बराबर होता है जनाब? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले 2022 कॉस्ट कितनी है? 8,40,000। ये और माइनस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी डेट की कितनी बनती है? लो जनाब, आपके पास क्या चीज आ गई? बुक वैल्यू 529। फिर 2023 उसकी ये कॉस्ट पड़ी 2023 की, यहां से ले आओ 12,90,000 माइनस 4 आंसर कितना? 8 6। ओके की बात। हाँ जी, बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? लेजर के कैरी डाउन उठा लो, जिस डेट की भी चाहिए। आप साल के शुरू की भी बुक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर साल के शुरू की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा आंसर। ओके की बात। हाँ जी, इसमें से कोई सवाल पूछना है या कोई मसला है तो पूछे, वरना फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? एक सवाल आप मुझे छोटा सा करके दे दो और फिर हम आगे चलते हैं। Brought down of cost at 122 rupees 1200,000
burden of accumulated depreciation at 1122 rupees 400,000. ये एसेट परचेज किया आपने at 1123 rupees 300,000. फिर आपने एसेट परचेज किया at 1923 rupees 400,000. A rate of depreciation 10% straight line method. Year end 31 दिसंबर. जनाब आपने 2 सालों की जर्नल एंट्रीज और 2 सालों के लेजर बना के देने. रिक्वायरमेंट क्या है? पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर्स for 2022 and 2020. जल्दी से जनाब आपके पास ये 10 मिनट का टाइम है, उसके अंदर अंदर ये सवाल आपने हल कर. सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर जगह इस्तेमाल होती है. वैसे आपको पता है पेपर में ऐसा नहीं करना आपने कि पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करो. पेपर में अगर उसने लेजर कहे तो पहले लेजर बनाना है. अब सारे लेजर बन नहीं सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन फाइंड होगी तो लेजर बनेंगे ना पूरे. लेकिन जो जो कुछ हो सकता है वो पहले लिख लिया करो, ताकि जो कुछ आप लिख दोगे ना उसके नंबर आपको मिलेंगे. अगर आपने पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करने लगा, फाइंड हो गई, टाइम खत्म हो गया, पेपर छीन लिया, तो आपकी इतनी सारी मेहनत जाया हो जाएगी. आप ऐसा करो, जो सवाल के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन है पहले रिक्वायरमेंट में वो पुट कर दो, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं. तो यहां पर अगर मैं आपको पेपर में हल करने का तरीका सिखाऊं, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? लेजर बनाओ और जर्नल एंट्री पास करो, यही रिक्वायरमेंट है. आपने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया. सबसे पहले लेजर बना लो, जो पहले उसने कहा पहले वो करो, जर्नल एंट्री सपोज दैट. हम यहां पर लिखेंगे जो कंपनी का नाम होगा, फिर डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट. अच्छा जरा 2 मिनट आपने खामोश रहना है. IAS 16 के अंदर याद रखें, आपने सारी ट्रांजैक्शन पास करने के बाद एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा पास करें. अब पहला साल उसने कहा 2022 और 2023 का काम कर रहा है. 2022 और 2023. तो सबसे पहले हमने देखा कि 2022 के साल के अंदर ना कोई एसेट खरीदा ना कोई बेचा, ना कोई एसेट खरीदा ना बेचा. तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री पास करो 31 दिसंबर 22 की डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. क्या उसकी वैल्यू आपके पास है? नहीं है, वो फाइंड कर लेते हैं, वो बात की बात है. पेपर में अगर आप चाहते हो कि पेपर आपका ज्यादा पैसा पीओ पास हो जाए तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पर पहुंचो, जितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है कर दो, फिर वर्किंग पे जाओ. अगर आप पहले काम करने लग जाओगे ना, यदि रिक्वायरमेंट अप्रोच के बगैर ना सवाल करना बड़ा मुश्किल होगा. फिर आगे अगले साल में चले 2023. क्या कोई ऐसे खरीदा है? किस डेट को? 1123. पीपी डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 3 लाख. क्या कोई और भी ऐसे खरीदा है? किस डेट को?
1923 को पीपीई डेबिट, बैंक क्रेडिट 4 लाख से। क्या कोई और एसेट खरीदा है? नहीं खरीदा। तो एंट्री पास कर दो डेप्रिसिएशन की। 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो अभी हमने किया है इसके अंदर कोई वर्किंग कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं थी, बस सवाल को देखा ये कर दिया। अगर सवाल के अंदर लेजर बनाने आ जाते तब भी हम यही करते। करना क्या था जरा गौर फरमाएं। मैं साथ ही लेजर बना देता हूं इसके अपोजिट साइड पे। सबसे पहले हम किसका लेजर बनाते? पीबी में क्या होता है? एसेट खरीदो तो डेबिट, बेचो तो क्रेडिट। एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। 1/1/22 को हमारे पास ब्रॉडाउन था कितना? 12 लाख। जरा गौर करना, कभी कभी ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जिससे नंबर कट जाते हैं, वो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। क्या 2022 में कोई एसेट खरीदा, कोई बेचा? क्लोज कर दो इसको। कैरी ऑन कितना आ गया? 12। आपको पता है अगर दोनों साइड पर एक साइड पर रहेगी तो हम पहली दफा टोटल नाम लिख देते तो कुछ नहीं होता। लास्ट टोटल जरूरी होता है, लास्ट टोटल जरूरी है, लेकिन अगर आप कर दोगे तो इसमें गुनाह नहीं मिलेगा। 12 लाख। अब आ गया हमारा 1/1/23 ब्रॉडाउन। जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का ब्रॉडाउन। फिर वही एसेट खरीदे तो डेबिट, बेचे तो क्रेडिट। हमने एसेट खरीदा है 1/1/23 को बैंक 3 लाख। फिर एक और एसेट खरीदा 1/9/23 को बैंक, क्लोज कर देंगे 1900,000 और 31 दिसंबर 23, यहां पर भी डेट 31 दिसंबर 22। कैरी डाउन कितना आ गया? सवाल पीपी का लेजर पूरा हो गया। अब आप इमेजिन करिए हमें एक भी वर्किंग अभी तक नहीं, एक सिंगल वर्किंग नहीं, और हमारा सवाल कभी कभी तो ऐसा होता है कि बगैर किसी वर्किंग के मोर देन 50% मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। और वर्किंग अभी देखिए जैसी वर्किंग पूरी होगी तो हमारा फौरन सवाल पूरा हो जाएगा। अब अक्यूमुलेटेड डेफिसिट लेजर भी बना लें। ये लेजर है, ये वर्किंग के बगैर आगे नहीं चलता। ये वाहिद लेजर है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन लिखनी होती है। तो 1/1/22 को ब्रॉडाउन कितना है? यहां पर क्या आता है? 31 दिसंबर 22 वो नहीं है हमारे पास। अगर वो नहीं है तो ये आगे चल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। तो अब डेप्रिसिएशन फाइंड करते जाएंगे, हमारा सवाल पूरा होता है। जहां जहां जो चीज मिसिंग है वहां पुट करते जाएंगे। तो करो जरा, यहां पर हम करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2022। क्या स्टेप है? ब्रॉडाउन और एडिशन। ब्रॉडाउन और तो पहले ब्रॉडाउन हमारे पास है 1/1/22 12 लाख का 1 लाख। फिर एडिशन है। अच्छा कुछ लोग समझते हैं जिस साल ऐसे ना खरीदो ना तो डेप्रिसिएशन ना लो, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन के स्टेप है ब्रॉडाउन, एडिशन, डिस्पोजल। तो अगर उनमें से तीनों में से कुछ भी है तो डेप्रिसिएशन आएगी। तो ब्रॉडाउन था इसके अंदर। अब हम चलते हैं 2023 में, साथ ही कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 20। अब चाहो तो पहले जो 1,20,000 है जिधर जिधर आता है वो लिख लो। एक एंट्री में था वहां लिखा जाएगा और इस लेजर में आ जाएगा सवाल पूरा। फिर 2023 की वर्किंग कर लेंगे।
फिर 2023 की चीजें लिख लेंगे हर जगह। तो 2022 की डिडक्शन आ गई 1 लाख, इसको क्लोज किया, 5,20,000, इधर भी हमारा कैड ऑन आ गया 5 लाख। तो ये अगले साल का 5,20,000। चलें जी, नेक्स्ट। अगर आप लोग वहां पर ऊपर जाकर आपने एक वैल्यू मिस करके आए थे डेप्रिसिएशन, ये यहां पर क्या आ जाएगा? ये अब आप लोगों का सवाल पूरा होने की तरफ जा रहा है, और इसकी जगह यहां पर एक लफ्ज भी लिखेंगे, वर्किंग नंबर 1, और इसका नाम दे देते हैं वर्किंग नंबर 1। सॉरी, 1,20,000, 5,20,000 में कैड ऑन है 1,20,000। ओके की बात। आगे चलते हैं। 23 में क्या करना है? ब्रॉड ऑन कितना है? 12 लाख। ये आपको ब्रॉड ऑन लेजर से भी पता चल जाएगा, 1,123 का मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, फिर एडिशन है, एक की डेट है 1,123 और एक की डेट है 1,923। 1,923 1,123 का क्या है? 3 लाख का 10%, और पूरा साल है कि 1,123 को खरीदा तो पूरे 12 महीने कितनी अमाउंट? 30। और 1,923 4 लाख। कोई ऐसा बंदा जिसने 3 बेड का लिखा हो? कोई बंदा? सबने 4 बेड का लिखा है? क्योंकि ये डेट से भी मसला हो जाता है कभी कभी, वो कभी 1,9 लिख देगा, कभी 1,10 लिख देगा। कितना? 13,000, 163। अब आपका सवाल कंप्लीट। 31 दिसंबर 23 को डेप्रिसिएशन आ जाएगी 160,333। इसको क्लोज कर दोगे 683,333, और यही कैड ऑन आ जाएगा। ओके की बात। और बुक वैल्यू फाइंड हो जाएगी कैसे? दोनों के कैड ऑन आपस में माइनस कर देंगे दोनों सालों के, तो बुक वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एंटिटीज भी पास होगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, इस तरीके का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि आप लोग वर्किंग करके ना जो चीजें मिस करके आते हो लिखना भूल जाते हो। यानी ये चीज, बस इस चीज का ख्याल रखना है तो सवाल आपका कंप्लीट हो जाया करेगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर इनके साथ आपकी गलतियां होती भी हैं तो कम से कम जो चीजें आपको आती थी जिसके थोड़े थोड़े नंबर थे वो आपको मिल जाएंगे। अब आप देखिए, इस वर्किंग से पहले हमारा काफी हद तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब 2 वैल्यू यहां मिसिंग थी, ये लेजर पूरा हो गया तो 2 वैल्यू यहां मिसिंग थी। ओके की बात। अब आपने कल क्वेश्चन करके आने हैं, ये दिखाओ मुझे, किसी के पास असाइनमेंट है तो मोबाइल में दिखा दो। ये क्वेश्चन देखे, ये आपने कल कितने किए थे? 5। कल आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और कल इंशाल्लाह हम डिस्पोजल पढ़ेंगे, और कल से हमारा मेन काम नया शुरू हो जाएगा। पीआरसी वाला काम यहां तक खत्म। अब हमारा आगे डिस्पोजल स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह आगे डिस्पोजल पढ़ेंगे।